हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हमने कल आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बेसिक आइडिया था, है ना, उसके बारे में चर्चा की थी। अब जो शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ना, अधिकार क्या चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, और बात किया था कि उसकी जो विशेषताएं थी, है ना, विशेषताओं पर चर्चा की थी हमने कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का बाधित होता है ना। और फिर उसके बाद में हमने चर्चा करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि शुरुआत में हमने चर्चा की थी, जैसे कोई पर्सन है, उसके बाद में राइट, उसके बाद में डिमांड। मैं बेसिकली कल जो चर्चा की थी उसके बारे में हल्का सा मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ आपको। उसके बाद में ये चीज़ थी, है ना, व्यक्ति था, है ना, व्यक्ति मतलब नागरिक से यहाँ संबंधित। व्यक्ति के अधिकारों के लिए क्या करता है, व्यक्ति डिमांड करता है, मांग करता है, किससे करता है, राज्य से करता है। और व्यक्ति जो नागरिक हैं वो किसमें, सोसाइटी में शामिल होते हैं। जो पर्सन हैं, जो व्यक्ति हैं, वो जो नागरिक हैं, वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अधिकारों की मांग करने के साथ साथ वो पर्सन जो नागरिक हैं वो सोसाइटी से मिलके बने होते हैं। अब डिमांड करेंगे किससे, स्टेट से। स्टेट का मतलब यहाँ सरकार से है। सरकार यहाँ क्या करती है, लागू करती है, और सोसाइटी स्वीकार करती है, कल हमने बताया था। और ये मांग है, और राइट का मतलब अधिकार। ठीक है, यहाँ राइट की बात करेंगे। यहाँ पर एक तो लीगल राइट्स और एक सोशल राइट, एक है मोरल राइट। ठीक है, ये कैसे हैं, नॉन जस्टिसेबल मतलब गैर बाध योग्य हैं, और लीगल राइट कैसे होते हैं, जस्टिसेबल मतलब बाध योग्य होते हैं। फंडामेंटल राइट को हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट मतलब आर्टिकल 32 के तहत रेट जारी होती है, और 226 के तहत हाई कोर्ट में। तो पर्सन के लिए क्या जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए डिमांड करता है, मांग करता है, किससे, राज्य से और सरकार से। तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं अगर कहीं भी उनके हित को, इंटरेक्शन को बाधित हो रहा है उसका फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। लीगल राइट्स को हमने आपको बताया था कि लीगल राइट्स दो तरीके के, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो होता है सोशल, है ना, एक होता है पॉलिटिकल। सोशल, यहाँ पे सोशल का मतलब यहाँ उससे है कि जो सामाजिक है, सिविल है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिविल। सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है। सिविल राइट्स में हम क्या कहते थे, जो विदेशी हैं और नागरिक भी हैं, दोनों को मिला के। पॉलिटिकल में नागरिक सिर्फ। पॉलिटिकल में जो नागरिकों को जो अधिकार मिले होते हैं, एक वोट का, है ना, वोट के बाद निर्वाचन का मतलब इलेक्टेड होते हैं, और साथ में और किसका होता है, आलोचना, क्रिटिसिज्म। ये तीनों चीज़ों के बारे में नागरिक करता है, पॉलिटिकल राइट्स मिला होता है। ये सारी चीज़ कल की है, कल की जो चर्चा की थी, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कि जो राइट है, अधिकार है, ठीक है, गैर बाध योग्य और बाध योग्य, बाध योग्य और गैर बाध योग्य।
वाद योग्य में आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, है ना। और आपका जो गैर वाद योग्य है वो कैसे होते हैं, है ना, इसको हम DPSP बोलेंगे। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो ये गैर वाद योग्य होते हैं। इनको हम जब हम आर्टिकल 35 के बाद में पढ़ते हैं तो ये DPSP उसमें पढ़े जाते हैं। राज्य और सरकार इनको प्रोवाइड कराती है व्यक्ति और नागरिकों के लिए। तो DPSP को चैलेंज करने के लिए ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, गैर वाद योग्य, यहाँ पे लिख दिया है हमने। जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 21A पहले हमारा किस में था, आर्टिकल जो अनुच्छेद आप 45 पढ़ते हो, शिक्षा का जो अधिकार था, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए, वो इसमें आता था पहले गैर वाद योग्य में। उसको गैर वाद योग्य की जगह हमने वाद योग्य में क्यों रखा, फंडामेंटल राइट्स में कैसे मिल गया वो, इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ अधिकारों को, है ना, गैर वाद योग्य में क्यों रखा गया, क्यों शामिल किया गया फंडामेंटल राइट्स को, क्यों ऐसा क्यों ज़रूरी था, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ऐसे समझो आप, जैसे कोई व्यक्ति है या नागरिक है ना, विदेशी भी है और जो भारत का है नागरिक भी है, उसके न्यायपालिका जब जो कार्यपालिका होती है, जब कोई विधि या कानून जब लागू करती है तो जो व्यक्ति है कहाँ पर, न्यायालय में जाएगा। अगर मान के चलो ये जो गैर वाद योग्य जो DPSP है, अगर वो शुरुआत में ही जब संविधान लागू हुआ था संविधान सभा के द्वारा, अगर वो नॉन गैर वाद योग्य में ना रखने की बजाय फंडामेंटल राइट्स में रख देता, जैसे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 21A में रखा है बाद में, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद रखा गया था। पहले वो 45 में, आर्टिकल 45 में आता था, वो DPSP था जो उसमें आता था। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग के लिए कहाँ पे जाएगा, न्यायालय जाएगा। न्यायालय में अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता कोई व्यक्ति या नागरिक, ठीक है, और न्यायालय अगर उसके पक्ष में निर्णय दे देता किसी व्यक्ति के, तो वो निर्णय देने के बाद में कार्यपालिका उसको क्या करती, क्रियान्वित करती, एग्जीक्यूट करती। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, स्थायी अस्थायी, इसमें सदन आते हैं, ये इसका काम होता है कार्यपालिका का क्रियान्वयन करना। कोई भी विधि है या कानून है उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए। अगर मान के चलो ये कार्यपालिका क्रियान्वित नहीं कर पाती, क्योंकि देश आज़ाद नया नया हुआ था उस दौरान, और ये बोल देता मेरे पास पैसे नहीं है ना, और पैसे के अभाव के कारण वो फंडामेंटल राइट्स को स्वीकार नहीं कर पाता या लागू नहीं कर पाता, क्रियान्वित नहीं कर पाता, तो क्या होता, इन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होता, विवाद खड़ा होता। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद खड़ा होता तो संसदीय व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कैसा हो जाता, चोटिल हो जाता। तो ये क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो ये देखो संविधान सभा में जो कैंडिडेट बैठे थे, जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे संविधान का, कितना खूबसूरत तैयार किया है कि उनको एक एक आर्टिकल कहाँ कैसे रखना है, कहाँ क्या हो सकता है, बाद में विवाद तो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें एकदम फ्यूचर तक की सोच ली उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने एक एक आर्टिकल को रखा। ऐसे ही दूसरी व्यवस्था देखें, इसी में अगर न्यायपालिका, मान के चलो न्यायपालिका अधिकारों को, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है, डिमांड करता है, और वो न्यायपालिका में जाके वो राइट्स जो अधिकार मांग रहा है वो क्या कर देता है, न्यायपालिका अगर उसको निर्णय उसके पक्ष में दे देता है, न्यायपालिका व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे देता है, तो कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है ना, एग्जीक्यूट कर पाती या नहीं कर पाती। अगर वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती, क्रियान्वित नहीं कर पाती कार्यपालिका, तो न्यायपालिका के प्रति जनमत संग्रह का एक अवमानना होती है उसकी, तो वहाँ व्यवस्था फेल हो जाती। तो वहाँ पर एक कंडीशन बनती जनमत वाली, तो जनमत न्यायालय के लिए ये आशंका खड़ी होती, तो क्या हो जाता, ये फेल हो जाता है ना। तो इसलिए कुछ अधिकारों को नॉन जस्टिसेबल रखा, गैर वाद योग्य इसीलिए रखा कि कहीं संविधान में फंडामेंटल राइट्स को नया नया तैयार हुआ था संविधान, और इतना सक्षम, इतना मजबूत भी नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को झेल पाए।
इसी प्रकार देखेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारा देश जैसे जैसे ही धीरे धीरे मजबूत होगा तो हम जो डीपीएसपी के जो कुछ आर्टिकल हैं तो उनको हम फंडामेंटल राइट्स में धीरे धीरे उसमें मिला लेंगे। कब? जब हमारा धीरे धीरे देश आज़ाद होने के साथ साथ मजबूत हो जाएगा। ये वाली बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स क्यों स्वीकार किए गए, है ना। मैं इसलिए ये वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हम अधिकारों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ये क्यों संविधान में रखा गया है ना फंडामेंटल राइट्स। और इतना ब्रॉड है, लोग बाग आर्टिकल पढ़ा के ऐसे ही निकल जाते हैं लेकिन जानकारी नहीं हो पाती है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, आप किसी की भी तैयारी करोगे ये आपके काम आएगी। फंडामेंटल राइट्स क्यों स्वीकार किया गया? नंबर 1, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आप देख रहे होंगे जब देश आज़ाद हो रहा था तो स्वतंत्रता के टाइम पर लोग अधिकारों की मांग कर रहे थे। अधिकारों की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस दौरान अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, है ना, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, क्योंकि मैं भी हूँ, अगर मैं भी किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी अगर जॉब करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरी बेसिक ज़रूरतें होंगी उनको कंप्लीट करने के लिए वहाँ से मुझे इनकम मिलेगी या नहीं, तो वो सारी चीज़ें थी। इसीलिए देश आज़ाद हो रहा था तो संविधान सभा ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमें व्यक्तियों के अधिकार को लिए ये प्रावधान हमें करना चाहिए, तो इसलिए संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। नंबर 2, संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो आपको पता है भारत के बंटवारे की भी बात आई थी, है ना, 1947 में। बंटवारे की बात के साथ साथ उस समय सांप्रदायिक दंगे भी बहुत हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए, उनसे बचने के लिए, तो उस समय सांप्रदायिक दंगे के साथ साथ वहाँ लोगों के प्रति, लोगों के अंदर और नागरिकों के प्रति, नागरिकों के लिए वहाँ पर डर का माहौल था, असुरक्षा का अभाव था। तो उससे बचने के लिए तो फंडामेंटल राइट्स का भी प्रावधान रखा गया, ये भी एक पॉइंट है इसमें। नंबर 3 है ये, जैसे कि आपकी बहुत सारी रियासतें थीं, 550 प्लस रियासतें ऐसी थी, तो उनका जो विलयकरण था, विलयकरण का भी बात चल रही थी। जब संविधान सभा में विलयकरण की बात हो रही थी रियासतों की, तो जो अपने रियासतों के प्रति जो वहाँ के नागरिक थे उनकी रियासतों के प्रति निष्ठा थी। जैसे हमारी राष्ट्र, अब इस समय राष्ट्र के प्रति एक अलग निष्ठा होती है कि नहीं, ऐसे ही रियासतों के प्रति उस दौरान वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के क्षेत्र के जो नागरिक थे उनकी निष्ठा थी रियासत के प्रति। तो ये इसलिए ज़रूरी हो गया था कि क्षेत्रीय निष्ठा को, है ना, राष्ट्रीय निष्ठा में रूपांतरित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया इसमें, तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपने समझे। फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं क्यों शामिल किया गया, इसकी बात, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्यों शामिल किया गया? एक तो नंबर 1, प्राचीन काल में जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, जो उनकी जो मूल्यों की संरक्षित करने की जो बात की गई थी, उसका प्रतिनिधित्व बहुत गहरा था। तो आपने एक बात पढ़ा होगा, मेनका गांधीवाद, उसमें PN भगवती थे, है ना, जस्टिसेबल, जो उसमें जस्टिस बने थे। PN भगवती ने कहा था कि हमारे जो प्राचीन काल के जो नैसर्गिक मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो उनको संरक्षित करने के साथ साथ वो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ये वाली बात कही थी PN भगवती जी ने। नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के लिए क्या कारण और था? सरकार निरंकुश नहीं होगी। यदि कोई भी सरकार है, अगर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है और फंडामेंटल राइट्स ना होते तो वो सरकार, जैसे DPSP हैं, राज्य का भी कर्तव्य होता है, मतलब सरकार का भी कर्तव्य होता है कि हम नागरिकों को ये चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारी उसमें आर्टिकल हैं, हम उसको विस्तार से समझाएंगे। तो सरकार निरंकुश नहीं हो, इसलिए ये प्रावधान किया फंडामेंटल राइट्स को हम बाद योग्य रखेंगे। कुछ फंडामेंटल ऐसे राइट्स थे क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसलिए सरकार निरंकुश नहीं हो। नंबर 3 है संसदीय व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो बहुमत के साथ
अपनी तानाशाही ना दिखाए सरकार, इसके लिए, इसको रोकने के लिए फंडामेंटल इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, विधि के शासन की स्थापना की गई। इसमें विधि के शासन की व्यवस्था का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे लोकतंत्र में, है ना, अगर विधि का शासन नहीं है तो वो विधि का शासन नहीं होगा। संसद के माध्यम से जो कानून पारित होता है, अधिनियम एक्ट पारित होते हैं, अगर वो व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री तैयार होगा, कैसे डेमोक्रेटिक कह सकते हो किसी कंट्री को, है ना। तो ये वाली बात है। जैसे अधिकार हैं, मान के चलो ये राइट हैं, ये राइट हैं, है ना, ये विधि का शासन है, विधि का शासन और लोकतंत्र, ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे, है ना, और विधि का शासन हो गया, इनको मिला के हमारा लोकतंत्र तैयार होगा। फिर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट हैं, है ना, कैसा है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे क्या है, कैसा है, निर्बंधन लागू हुआ है। निर्बंधन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस प्रकार से हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। वो हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं कहा है, केवल निर्बंधन किया गया है उनको। ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स अगर गलत लागू हो जाता है कानून के तहत, संसद के तहत, तो न्यायालय में उसको न्याय संगत के लिए आर्टिकल 13 में आप चर्चा करेंगे विधिवत, और बताएंगे कि किस प्रकार से होता है ये। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त प्रतिबंध लागू है यहाँ पर। युक्तियुक्त प्रतिबंध का मतलब यहाँ समझोगे आप, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 से लेके 6 के बीच में, दिख नहीं रहा है वो, आर्टिकल 19 में 2 से लेके 6, ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया है कि युक्तियुक्त प्रतिबंध के बारे में बहुत विस्तार से डेफिनेशन दी गई है। अच्छे से समझाएंगे जब ये आर्टिकल 19 वाला आएगा जब, ठीक है ना। इसमें हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ आपको, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि ऑल राइट्स सिक्योर, मतलब सभी जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। शासन व्यवस्था को सफल संचालन किया गया है, जो गवर्नेंस है आपकी, है ना, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम के साथ साथ जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सफल संचालन के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है इसमें। और विदेशी जो लोग हैं, है ना, विदेशों से कैसा महत्वपूर्ण संबंध, ह्यूमन राइट्स पर भी बल दिया गया है। अब जो शुरुआत में संविधान जब लागू हुआ था तो जहाँ जहाँ लगा संशोधन की व्यवस्था की गई, है ना। अब ये विस्तृत होता जा रहा है संविधान, विस्तृत के साथ साथ ह्यूमन राइट्स की व्यवस्था की गई है ना। अगर आपको लग रहा है कि मानवाधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो इस पर भी बात की गई है। अब फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन है उसका जो मानक है, कसौटी है, किस प्रकार से है उसको भी देखें। जैसे आप देखेंगे कि गोलकनाथ वाद है, एकदम प्रचलित रहा था ये गोलकनाथ वाला वाद। इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन का जो मानक है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन विधि के सार तत्व को देना चाहिए, है ना। अगर जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में जो विधि के सार तत्व जो कानून है, कानून जो लागू किया गया है, ये देख लेना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स को कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहा है। नंबर 2, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बाद भी एक प्रचलित रहा था, है ना। इसमें न्यायालय ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन है उसकी जो कसौटी है, मानक है, तो विधि का प्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए, है ना। विधि का कैसा है, प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये जब बाद हुआ था तो ये वाली बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि विधि का प्रत्यक्ष प्रभाव है इस पर, ठीक है। एक बात यह है कि अमेरिकी संविधान, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, ये वाली जो बात थी, है ना, एब्सोल्यूट और रेस्ट्रिक्शन जो बात की गई थी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त प्रतिबंध के बारे में। इसमें क्या है कि अमेरिकी संविधान है जो
अमेरिकी संविधान में जो रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, नहीं लगाया गया है उसके माध्यम से यूएसए जो है, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुलिस पावर सिद्धांत है, एक राज्य शक्ति बोलते हैं इसको, राज्य शक्ति के माध्यम से वहाँ पर ये चीज़ लगाई गई है और उसका अलग से एक पॉलिसी है, अलग से एक प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है कि ये चीज़ यूएसए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये लगाया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स का कहीं प्रतिबंध करना है कि नहीं। हमारे केस में क्या है कि भारत में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना, संविधान के माध्यम से न्यायालय में तब ये व्यवस्था दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन संवैधानिकता के आधार पर जांच की जाएगी, है ना, और अधिकारों को, उसके अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय में चैलेंज करके उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि राज्य में जो समाज में जो शांति है, सुरक्षा है, इसके माध्यम से अगर कहीं व्यवस्था भंग हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है वहाँ उस पर। लेकिन भारत में अलग व्यवस्था है, अलग टाइप की है। तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान में राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। क्यों विरुद्ध प्राप्त है, आपको पता चल गया होगा कि अगर फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त ना होता तो हमें ये जो हमें प्रावधान मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की, वो व्यवस्था नहीं होती। तो सरकार इसमें कैसी हो जाती, निरंकुश हो जाती, मनमानी करती। इसलिए राज्य के विरुद्ध प्राप्त है हमें क्या, फंडामेंटल राइट्स। और इसमें फंडामेंटल राइट्स राज्य से व्यक्ति को क्या कराते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान के साथ साथ विकास को प्रोत्साहित भी करते हैं। ये सारी चीज़ें थी संविधान के बारे में, संविधान के और भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं। ये पॉलिटी का भाग 3 है। इसके बाद हम आर्टिकल लेके आएंगे 12, 13, 14 जो भी चालू होगा। ठीक है, धन्यवाद।